दोस्तों हम सभी जानते हैं कि मिल्की वे एक बहुत ही बड़ी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। अब अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर लोकेटेड है। अब आप इसे देखकर समझ गए होंगे कि मिल्की वे कितनी ज्यादा बड़ी है, यानी कि इसके अंदर छुपे हुए सीक्रेट्स भी उतने ही ज्यादा बड़े हैं। अब आज ऐसे ही एक सीक्रेट से हम पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों अगर आप मिल्की वे गैलेक्सी को देखें तो क्लियरली देखा जा सकता है कि इसके बिल्कुल सेंटर में कुछ है जो कि बहुत ही तीव्रता से लाइट फेंक रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मिल्की वे गैलेक्सी के हार्ट में ये जो भी चीज है वो गामा रेडिएशन फेंक रहा है और कोई भी पक्के तौर पर नहीं बता पा रहा है कि इसका कारण क्या है। अब आखिर कौन सा साइंटिफिक फेनोमेना है जो इतनी तीव्रता से गामा रेडिएशन का प्रोडक्शन कर रहा है? क्या ये कोई एडवांस्ड एलियन टेक्नोलॉजी है जिसने इतनी तेज लाइट के अंदर अपने को छुपा रखा है, या फिर ये यूनिवर्स में डार्क मैटर के होने का पक्का सबूत है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में इतना चमकदार क्या है। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चलिए जानते हैं गामा रेडिएशन के बारे में। गामा रेडिएशन हमारे आम सनलाइट की तरह नहीं होती, बल्कि इसे बनाने के लिए आपको दुनिया के कुछ बेहद ही एनर्जेटिक प्रोसेस की जरूरत होती है। ये खुद भी यूनिवर्स के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक लाइट पार्टिकल्स होते हैं। इनकी ब्राइटनेस इतनी तेज होती है कि इनकी लाइट कई करोड़ों किलोमीटर दूर अर्थ तक भी ट्रैवल कर सकती है और हम सीधे तौर से ये तक नहीं बता सकते कि ये आते कहां से हैं। अब भले ही हम कुछ गामा रेडिएशन को ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गामा रेडिएशंस घूम रहे हैं जो कहां से निकल कर आ रहे हैं ये बताना बहुत ही मुश्किल है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि गामा रेडिएशन को बनाने के लिए हमें बहुत ही एनर्जेटिक प्रोसेस की जरूरत होती है, जैसे कि ब्लैक होल्स का कोलाइड होना या मटेरियल्स का लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करना या फिर एंटी मैटर का मैटर के साथ मिलना। अब इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे प्रोसेसेस बहुत ही रेयर होते हैं और किस्मत से ही हमें कभी इन्हें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। नाउ ऑफ कोर्स अगर हम थोड़ा सोचे तो शायद हो सकता है कि मिल्की वे के सेंटर में ऐसे प्रोसेसेस आज भी हो रहे हैं, तो गामा रेडिएशन का निकलना बहुत ही कॉमन चीज हो सकता है। लेकिन जब नासा ने अपने फर्मी टेलीस्कोप की हेल्प से गामा रेडिएशन से निकल रही लाइट की इंटेंसिटी को मापा तो उन्हें वहां पता चला कि उसमें से जितना साइंटिस्ट मेजर कर सकते थे उससे कहीं ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट निकल रही है और इसे उन्होंने गैलेक्टिक सेंटर एक्सेस का नाम दिया। अब एस्ट्रोनॉमर्स ने गामा रेडिएशंस के निकलने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजन हाल ही में बताया था। वो रीजन है एक शांत ब्लैक होल। उनका मानना है इसकी हेल्प से वो यूनिवर्स के सॉफ्ट गामा रेज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही प्रॉब्लमैटिक बन गया है। अब गामा रेज या उनके जैसे ही न्यूट्रिनो रेज रेयर नहीं है। गामा रेडिएशन यूनिवर्स के सबसे एनर्जेटिक फॉर्म का रेडिएशन है और इन्हें कुछ बहुत ही हाई एनर्जीज पर मेजर किया गया है। और वहीं न्यूट्रिनोज या घोस्ट पार्टिकल्स मासलेस पार्टिकल्स होते हैं जो यूनिवर्स में घूमते रहते हैं। ये किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ही कम इंटरैक्ट करते हैं। अब गामा रेज और न्यूट्रिनोज दोनों की ही कॉमन बात यह है कि इन दोनों को ही हमने हाई एनर्जीज पर डिटेक्ट किया है। अब इस टाइप की एनर्जी पाने के लिए उसके अंदर के फोटोन्स और पार्टिकल्स को एक कॉस्मिक एक्सेलरेटर की जरूरत होती है जो उन्हें कॉन्स्टेंटली एनर्जी देता रहे। ये उन्हें हाई एनर्जी ऑब्जेक्ट से मिलती है जैसे कि सुपरनोवा के अवशेष या फिर एक ऐसा ब्लैक होल जो तेजी से अपने आसपास के मटेरियल को खत्म कर रहा हो। लेकिन अगर हम एक बार इन हाई एनर्जी गामा रेज को परफेक्टली मेजर कर भी ले तब भी हमारे पास सॉफ्ट गामा रेज बच जाती है जिनकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। अब इन्हें ही एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होता है। दोस्तों अब अगर जापान के टोहोकू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स की माने तो ये सॉफ्ट गामा एनर्जीज सुपर मैसिव ब्लैक होल से आती है जो कि आज के समय में पूरी तरह से एक्टिव नहीं है। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बहुत ही बड़े फॉर्म के ब्लैक होल्स होते हैं जिनका डायमीटर हमारे सूरज से 17 गुना ज्यादा हो सकता है, बट उनका मास सूरज से बिलियंस ऑफ टाइम्स ज्यादा होता है। जब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल एक्टिव रहते हैं तब इसके अराउंड एक बहुत बड़ा डस्ट और गैस का डिस्क बन जाता है जिसे हम एक्रीसेंट डिस्क कहते हैं और जिसे धीरे धीरे ब्लैक होल खाते रहता है। अब ब्लैक होल के अराउंड में जो स्पेस होता है वहाँ इतना ज्यादा फोर्स होता है
कि वो आसपास के सारे मटेरियल्स को फ्रिक्शन के कारण हीट कर देता है। इन मटेरियल्स के अंदर से निकल रहा ज्वाला अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर बाहर निकलता है और इसी में गामा रेडिएशन भी शामिल है। अब कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जो ब्लैक होल्स के बाहरी साइड में उसके मैग्नेटिक लाइंस के पास आ जाते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्सेलरेटर्स की तरह काम करती है और मटेरियल्स को स्पेस में स्पीड ऑफ लाइट से बस थोड़े ही कम स्पीड पर फेंक देते हैं और इसी वजह से हमें ब्लैक होल से हाई एनर्जी के गामा रेडिएशन के जेट्स निकलते हुए ऑब्जर्व होते हैं। अब दोस्तों, ऑब्जर्व करना हम ह्यूमंस की एक बहुत बड़ी खासियत है। अपने लाइफ में सक्सेस पाने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल को ऑब्जर्व करना और अपने अंदर गुड हैबिट्स यानी कि अच्छी आदतें बनाना बहुत जरूरी है। चार्ल्स ड्यूहिक की लिखी द पावर ऑफ हैबिट बुक आपको हैबिट्स यानी कि आदतों की नेसेसिटी को समझाता है। और केवल यही नहीं, अगर आपके फिटनेस कॉन्शियस भाई अपनी फिटनेस को इंप्रूव करना चाहता हो या फिर घर के टीनेजर्स जिन्हें माइथोलॉजी और बायोग्राफी सुननी बहुत पसंद है या फिर आपके पेरेंट्स जिन्हें बिजनेस या फाइनेंशियल टिप्स चाहिए, ऐसे नॉलेज का जवाब है कुकू एफएम के ऑडियो शोज में। विद ओवर 4.5 प्लस रेटिंग, कुकू एफएम इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसीलिए हम लाए हैं हर घर में कुकू एफएम। अब हमारे घर में तो सब सुनते हैं और हम चाहते हैं कि आपके भी घर में सब सुने, इसलिए हम ऑफर कर रहे हैं 50% डिस्काउंट ऑन ईयरली प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, यानी कि 399 नहीं बल्कि केवल 199। तो अभी डिस्क्रिप्शन लिंक पे क्लिक करो और कूपन कोड घर50 को यूज करो। ऑफर वैलिड है केवल 19 जून तक के लिए। और रुको, केवल यही नहीं बल्कि कुकू एफएम आपको देगा 100 रुपए का पेटीएम कैशबैक बाय रेफरिंग टू ए फैमिली और फ्रेंड इफ दे अवेल कुकू एफएम ईयरली सब्सक्रिप्शन यूजिंग योर डाउनलोड लिंक। यानी कि अगर आपके रेफरल लिंक से कोई डाउनलोड करता है कुकू एफएम और 1 साल का एनुअल सब्सक्रिप्शन लेता है तो आपको 100 रुपए का पेटीएम कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी जाओ कुकू एफएम डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यार, कुछ ब्लैक होल्स ऐसे भी होते हैं जो इतने ज्यादा एक्टिव भी नहीं होते पर तब भी उसके अराउंड मटेरियल्स स्पिन हो रहे होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करने के लिए मटेरियल्स को एक पर्टिकुलर स्पीड का एक्सेलरेटर चाहिए होता है। अब जो हाई एनर्जी गामा रेडिएशन होते हैं उनके एक्सेलरेटर्स जरूरत से ज्यादा स्पीड के गामा रेडिएशन फेंकते हैं और इसीलिए उनकी एनर्जी आउटपुट इतनी ज्यादा देखने को मिलती है। और वहीं जो शांत ब्लैक होल्स होते हैं वो उससे कम एक्सेलरेशन पर गामा रेडिएशंस को छोड़ते हैं और इसीलिए हमें सॉफ्ट गामा रेडिएशंस भी ऑब्जर्व करने को मिलते हैं। अब भले ही यार ये थियरी एक अंदाजे की तरह लगती है, लेकिन फिर भी हमारी कैलकुलेशंस इसी एक्सप्लेनेशन को ज्यादा सपोर्ट करती है। तो अब दोस्तों, इसका मतलब ये भी है कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होनी चाहिए जो कि अब लगभग शांत हो चुकी है। वेल, अगर बात करें सुपर मैसिव ब्लैक होल की तो हाँ, हमने इसकी रिसेंटली फोटोग्राफ भी ली है जिसे आप यहाँ देख सकते हो। लेकिन यार, दिक्कत यहाँ ये है कि जब जापान के टोहोकू यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर शिगेओ किमुरा ने इस ब्लैक होल से निकलने वाले गामा रेडिएशन को कैलकुलेट किया तो ये पाया कि इसके अंदर से हमने जो गामा रेडिएशंस को ऑब्जर्व किए हैं उसकी इंटेंसिटी तो बहुत ही कम है और इसके कारण तो हमें मिल्की वे का ये सेंटर इतना ज्यादा ब्राइट नहीं दिखना चाहिए था। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी गामा रेज आ कहां से रही है। वेल दोस्तों, इसका एक और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है पल्सार। दोस्तों, पल्सार्स ये बेहद ही यूनिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ बहुत ही तेजी से घूमते हैं और रेडिएशन की बीम्स को छोड़ते हैं। पल्सार्स तब बनते हैं जब एक सूरज से भी ज्यादा बड़े स्टार की फ्यूल खत्म हो जाती है और वो अपने आप के ऊपर ही कोलैप्स कर जाता है। पल्सार्स बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट करती है। ये 1 सेकंड में 1 बार से लेकर 100 बार तक रोटेट कर सकता है और इसके साथ ही ये यूनिवर्स के सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स में से एक भी होते हैं जो गामा रेडिएशंस को छोड़ते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने जिस पल्सार की हेल्प से मिल्की वे के बीच में से निकल रहे हाई गामा रेडिएशन को एक्सप्लेन किया है उसका नाम है मिलीसेकंड पल्सार। अब दोस्तों, ये पल्सार भी बिल्कुल एक आम पल्सर की तरह ही पैदा होती है। जब एक स्टार फाइनली अपने आप के ऊपर कोलैप्स हो जाता है तब उसके एटम्स बहुत ही टाइटली पैक हो जाते हैं और इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में धंसकर न्यूट्रॉन्स में बदल जाते हैं। इस प्रोसेस की वजह से एक बेहद ही शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास के पार्टिकल्स को तेज रेडिएशन की धारा में तब्दील कर देते हैं। अब क्योंकि पल्सार्स बहुत ही तेजी से रोटेट करते हैं इसीलिए उसके पास के ऑब्जेक्ट्स भी रोटेट करती है और पल्सार के पोल्स पर आकर बैठ जाती है। अब दूर से देखने पर यह बिल्कुल किसी लाइट हाउस की तरह दिखती है। ऐसा लगता है मानो वो एनर्जी के बीम्स घुमा घुमा कर फेंक रही हो। अब ऐसे पल्सेटिंग स्टार्स जो सिर्फ 1 सेकंड में 100 से भी ज्यादा बार घूम सकते हैं उन्हें ही मिलीसेकंड पल्सर्स कहते हैं। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जिस पल्सर की हेल्प से मिल्की वे के बीच में से निकल रहे हाई गामा रेडिएशन को एक्सप्लेन किया है
उसका नाम मिली सेकेंड पल्सार है। वैज्ञानिकों ने पहले भी मिली सेकेंड पल्सार से गामा रेज को निकलते हुए ऑब्जर्व किया है और यह ऑब्जेक्ट सोलर सिस्टम के पास ही मौजूद थे। अब ये गामा रेडिएशंस छोड़ने वाले पल्सर्स हमेशा एक बाइनरी सिस्टम में होते हैं। असल में होता क्या है कि मिली सेकेंड पल्सर्स को बहुत सारा गामा रे छोड़ने के लिए बहुत सारे मैसेज की जरूरत होती है और ज्यादातर पल्सर सिस्टम्स में जो कि मिल्की वे के सेंटर में मौजूद है वो इतने छोटे होते हैं कि उनमें से सिर्फ एक्स रेज ही निकलने के चांसेस होती है। तो सिर्फ बाइनरी पल्सर सिस्टम ही इसका जवाब हो सकता है। बाइनरी सिस्टम में दो स्टार्स एक दूसरे के राउंड ऑर्बिट करते हैं। इनमें एक प्राइमरी स्टार होता है जो दूसरे स्टार से कहीं ज्यादा बड़ा और पावरफुल होता है। तो जब इस प्राइमरी स्टार का फ्यूल खत्म हो जाता है और ये पल्सार बन जाता है, तब ये अपने सेकेंडरी स्टार से मटेरियल्स को खींचने लगता है और उन मटेरियल्स को हाई स्पीड में रोटेट करके गामा रेडिएशंस रिलीज करता है। अब दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर बहुत सारे ऐसे पल्सर्स अपने पार्टनर स्टार से अटैच रहे तो उनके पास मटेरियल्स की कमी नहीं होगी और वो सक्सेसफुली इतना सारा गामा रेडिएशन छोड़ पाएगी। एक मॉडल की हेल्प से हमने एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टार्स के बारे में भी पता कर लिया है। गैलेक्टिक सेंटर एक्सिस से निकल रहे गामा सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए करीबन 1 लाख ऐसे स्टार्स की हेल्प चाहिए होगी, जो कि सुनने में सच में नामुमकिन लगता है। अब ये सिर्फ एक थियोरेटिकल मॉडल है, यानी कि ये सिर्फ एक आइडिया है जिसका कोई भी ठोस सबूत नहीं है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि हमारे गैलेक्टिक कोर में एलियंस जाकर बैठे हुए हैं और वो इस लाइट के पीछे छुपे हुए हैं। अब एक बात तो साफ है कि अगर एलियंस यहाँ सच में हैं, तो उन्होंने स्टार्स की पावर को अपने कब्जे में करने की टेक्नोलॉजी खोज निकाली होगी, क्योंकि यूनिवर्स का ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो इतने हाई एनर्जी का गामा रेडिएशन छोड़ सके। और जहां तक यार डार्क मैटर की बात है, तो इसकी थियरी को बहुत सी साइंटिफिक कम्युनिटी में एविडेंस ना होने के चलते नकार दिया जाता है और वहीं जैसे ही डार्क मैटर का एक छोटा सा सबूत भी मिल जाता है तो उसकी थियरीज को फिर से अपना लिया जाता है। वैज्ञानिकों को पक्का यकीन है कि डार्क मैटर होते ही है, लेकिन जब तक उसका एक ठोस सबूत नहीं मिल जाता तब तक हमें यही मान के चलना होगा कि मिल्की वे के सेंटर से जो तेज रोशनी निकल रही है वो मिली सेकेंड पल्सार्स की वजह से ही रिलीज हो रही है। अब दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अब आपको क्या लगता है, इन गामा रेडिएशंस के पीछे का असली कारण कौन हो सकता है? नीचे कमेंट में अपनी अपनी राय जरूर देना। और हाँ यार, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब जरूर देते हुए जाना। मुझे ये बताओ कि अपने मिल्की वे गैलेक्सी का सबसे क्लोजेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? उसका नाम नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, देखते हैं किसने कितना सीखा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए उस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।